नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ तारीखें या पुरानी घटनाएं नहीं रटेंगे। अगर आप एक लीडर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं या डिसीजन मेकर हैं, तो इसे एक मास्टर क्लास या अल्टीमेट केस स्टडी मानिए। हम आधुनिक भारतीय इतिहास को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक विदेशी कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप का होस्टाइल टेकओवर कर लिया और कैसे एक सोची समझी मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी ने उस शक्तिशाली मैनेजमेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। हम 5 अहम फेजेस से गुजरेंगे। ब्रिटिश शासन के उदय से लेकर पहले स्वतंत्रता संग्राम, फिर जन आंदोलनों का रणनीतिक दबाव, इसके पैरेलल चलने वाले क्रांतिकारी मूवमेंट्स और आखिर में एक नए गणतंत्र की स्थापना तक। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की, यानी ब्रिटिश शासन का उदय। किसी भी बड़े मार्केट या भूभाग को कैप्चर करना हो तो शुरुआत हमेशा आर्थिक घुसपैठ से ही होती है। अब देखिए, ये किसी भी मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी के एक आक्रामक नियंत्रण में बदलने का सबसे क्लासिक उदाहरण है। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो एक विशुद्ध व्यापारिक कदम था। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध ने क्या किया? उन्होंने इस व्यापारिक एकाधिकार को सीधा सीधा सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण में बदल दिया। मतलब एक परफेक्ट रणनीतिक पिवट। सिर्फ जमीन जीतने से लंबे समय तक कंट्रोल नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए कल्चरल अलाइनमेंट। लॉर्ड मैकाले ने जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की तो उनका मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं था। दरअसल वो एक ऐसी स्टैंडर्डाइज्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहे थे जो पूरी तरह से ब्रिटिश हितों के फ्रेमवर्क में फिट बैठ सके। लेकिन जब पॉलिसियां हद से ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं तो बैकलैश आना तय है, और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब जरा सोचिए, 1857 के उस पहले बड़े पैमाने के विद्रोह को आखिर ट्रिगर किसने किया होगा? ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतना बड़ा सिस्टम जड़ से हिल गया? सच कहूं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क मैनेजमेंट की सबसे भयंकर विफलता थी। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस ही वो इमीडिएट स्पार्क थे जिसने आग लगा दी। ये हमें साफ सिखाता है कि जब टॉप मैनेजमेंट ग्राउंड रियलिटीज और लोकल सेंटिमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देती है तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे सिस्टम को तहस नहस कर सकती है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इसे बस एक सिपाही विद्रोह या मिलिट्री फेलियर मानकर खारिज करना चाहता था, लेकिन वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर पूरे नैरेटिव को पलट दिया। इसे कहते हैं पावरफुल रीफ्रेमिंग, जिसने एक घटना को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विजन में बदल दिया। 20वीं सदी के आते आते रणनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। अब दौर था जन आंदोलनों का, यानी बिखरे हुए विद्रोहों की जगह अब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और देशव्यापी पॉलिटिकल एक्शन का समय आ गया था। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। फिर 1905 में जब बंगाल विभाजन की बांटने वाली नीति आई तो उसके काउंटर में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया। और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापस आना, जिसने इस पूरे विपक्ष को एक विजनरी लीडरशिप दे दी। लेकिन सत्ता का दमन भी लगातार क्रूर होता जा रहा था। 1919 में जनरल डायर के आदेश पर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही डार्क चैप्टर है। ये साबित करता है कि जब पावर डेस्परेशन में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाती है तो वो अपनी बची कुची साख और लेजिटिमेसी हमेशा के लिए खो बैठती है। इसके जवाब में गांधी जी ने एक स्केल अप की रणनीति लागू की। 1917 में चंपारण, फिर खेड़ा और खिलाफत आंदोलन में रीजनल टेस्टिंग के बाद सीधे बड़े मेगा कैंपेन शुरू हुए। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 की दांडी यात्रा और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। प्रशासन पर प्रेशर कभी कम नहीं होने दिया गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पर गौर कीजिए कि एक लीडर अपने कोर प्रिंसिपल्स पर कैसे कायम रहता है। 1920 में असहयोग आंदोलन बिल्कुल पीक पर था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा की हिंसा होते ही गांधी जी ने तुरंत उसे वापस ले लिया। ये फैसला दिखाता है कि जब ऑपरेशंस आपके मूल विजन से भटकने लगे तो लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए शॉर्ट टर्म नुकसान उठा लेना ही समझदारी है। फिर आया 1927 का साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसका जो पब्लिक रिएक्शन था, साइमन गो बैक, वो एक लाउड और क्लियर मैसेज था।
बिना हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाहर से थोपी गई कोई भी पॉलिसी अब चलने वाली नहीं है। जीरो टॉलरेंस। जब एंड गेम नजदीक आया तो अर्जेंसी अपनी चरम सीमा पर थी। महात्मा गांधी का नारा करो या मरो सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक अल्टीमेटम था। इसने साफ कर दिया कि भाई अब नेगोशिएशन का टाइम ऑफिशियली ओवर हो चुका है। बस इस एक वाक्य ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे बड़े कॉल टू एक्शन का काम किया। पूरे देश की एनर्जी और फोकस को एक फाइनल डिसाइसिव लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया गया। अब इन शांतिपूर्ण मास मूवमेंट्स के बिल्कुल समानांतर एक और स्ट्रेटजी ग्राउंड पर एक्टिव थी। चलिए बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ, क्रांतिकारी और उग्र स्वर। एक बहुत बड़े सिस्टम को हिलाने के लिए कई बार अलग अलग फ्रंट से अटैक करना पड़ता है। अमेरिका में बनी गदर पार्टी, 1925 का काकोरी एक्शन और 1931 में भगत सिंह की शहादत। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे क्रांतिकारी गुट हाई रिस्क डिस्ट्रप्टिव रणनीतियों का इस्तेमाल करके प्रशासन के मन में खौफ और दबाव पैदा कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक का ये बयान तो आपको याद ही होगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कॉर्पोरेट टर्म्स में कहें तो ये इस पूरे मूवमेंट का विजन स्टेटमेंट था, एकदम रॉक सॉलिड और अनशेकेबल, जिसने सबको क्लियर कर दिया कि एंड गोल आखिर है क्या। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इंटरनेशनल अलायंस बनाकर आजाद हिंद फौज खड़ी की और सीधा मिलिट्री प्रेशर बनाया। उनका जय हिंद का नारा आज भी उस आक्रामक पैरेलल स्ट्रैटेजी की याद दिलाता है जो सीधे आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रही थी। इन सारी रणनीतियों, अनगिनत बलिदानों और लगातार बने हुए दबाव का जो नेट रिजल्ट निकला वो हमें अपने अंतिम खंड में मिलता है, स्वतंत्रता और गणतंत्र। फाइनली पावर ट्रांसफर करने के लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार की गई, माउंटबैटन योजना। इसके तहत भारत का दुखद विभाजन भी हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, यानी एक पुरानी ऑप्रेसिव मैनेजमेंट का पूरी तरह से एग्जिट। अब एक नया सिस्टम चलाने के लिए आपको एक नया और मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए। इस नए सेटअप में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। वंदे मातरम और जन गण मन हमारी नई ब्रांड आइडेंटिटी के प्रतीक बन गए। और सबसे अहम, 1946 में बनी संविधान सभा ने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, तब जाकर इस नए राष्ट्र ने अपने नियम खुद तय कर लिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। 1950 में जो ये नया रिपब्लिक बना, उसके कोर डीएनए में शांतिपूर्ण मास प्रोटेस्ट और उग्र क्रांतिकारी रणनीतियों दोनों का ये अनोखा मिश्रण कैसे शामिल था। इन दोनों ही अप्रोच ने मिलकर कैसे एक राष्ट्र की नींव रखी, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी मॉडर्न लीडर को रणनीति, रेजिलियंस और लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।